नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्सीलेंट फैमिली में। हमारी वीडियो सीरीज के अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ स्वागत करते हैं आपका। और आज हम स्टार्ट करेंगे साझेदारी लेखे। अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। तो साझेदारी लेखे को समझने के लिए सबसे पहले इसकी परिभाषा पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, साझेदारी की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि कोई भी चीज को अगर आपको समझना है तो उसके मीनिंग, उसके जो परिभाषा है उसको आपको पहले समझना होगा, तो आपको पूरा चैप्टर आसानी से आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम समझने वाले परिभाषा, साझेदारी की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं जिस व्यवसाय को वे सभी या उनमें से कोई संचालित करता हो, तो वह साझेदारी व्यवसाय कहलाता है। इस परिभाषा में आपको कुछ वर्ड्स निकालने हैं, है ना। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो निकालने हैं। क्या? नंबर एक, जब दो या दो से अधिक, मतलब साझेदार कितने हो सकते हैं? दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं अधिक, उस पर चर्चा करेंगे। व्यक्ति होना चाहिए, मतलब व्यक्ति साझेदार बन सकता है। व्यवसाय भी होना चाहिए और वैध व्यवसाय होना चाहिए। और लाभों को बांटना, ऐसे जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए तैयार होते हैं, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। और ऐसे व्यवसाय को या तो वो दोनों या चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, या तो सभी मिलकर चलाते हैं या उनमें से कुछ लोग मिलकर चलाते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम साझेदारी की विशेषताओं पे। साझेदारी की विशेषताओं में सबसे पहले अनुबंध। देखो, अगर साझेदार है, जैसे ये ए और बी साझेदार है, तो इनके बीच में कोई एक एग्रीमेंट तो होना चाहिए ना। एग्रीमेंट मतलब जरूरी नहीं है कि लिखित हो, लिखित जरूरी नहीं है कि आप एक कागज पे दोनों साइन करके लिखे इसे। आप मौखिक एग्रीमेंट भी बना सकते हैं, पर एग्रीमेंट होना जरूरी है। बता दूं, साझेदारी सल्लेख होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अनुबंध होना आवश्यक है। इसके बाद वैध व्यवसाय। अब जब ये दो लोग या चार लोग किसी व्यवसाय को करेंगे, है ना, तो वो वैध भी होना चाहिए, क्योंकि साझेदारी अधिनियम की धारा 1932 उसी पर काम करेगी। साझेदारों की संख्या, इस पर विशेष आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहां से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया बनता है। नंबर एक कि कम से कम कितने साझेदार होना चाहिए? कम से कम साझेदार होने चाहिए दो। और अधिकतम कितने साझेदार होने चाहिए? अधिकतम साझेदार होने चाहिए 50। किसके अकॉर्डिंग? कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम के हिसाब से अधिकतम साझेदार कितने होने चाहिए? कंपनी अधिनियम कौन सा? 2013। इसमें यह भी बता दूं, नियम 10/2014, मतलब कि कंपनी अधिनियम जो 2013 में आया था, उसके हिसाब से जो नियम 10/2014 में आया, उसके हिसाब से आपके अधिकतम साझेदार कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। पंजीयन, साझेदारी का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है ना। आप करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते, ऐच्छिक है। केवल व्यक्ति साझेदार, ये सब परिभाषा में हमने पढ़ा। कोई भी कंपनी व्यक्तियों का समूह साझेदार नहीं बन सकता। लाभ बांटना अनिवार्य, भले आप लॉस दे नहीं दे, ये डिपेंड करता है पार्टनर्स के ऊपर, पर लाभ तो बांटना अनिवार्य है। ये यहां पर विशेषताएं हो गई। अब बात करते हैं साझेदारी सल्लेख के ऊपर। साझेदारी सल्लेख क्या होता है? देखिए, अगर दो पार्टनर है, ए बी, मान लो तीन पार्टनर है। अब ये आपस में जो कुछ भी तय करेंगे, भैया आपका ये हिस्सा रहेगा, आपका ये हिस्सा रहेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको वो काम करना पड़ेगा, मतलब जो भी इनके बीच में ठहराव होता है, अगर उसको ये पेपर पे, कागज पे लिख लेते हैं, तो वो पेपर क्या कहलाता है? वो पेपर कहलाता है साझेदारी सल्लेख। ठीक है। साझेदारी सल्लेख वह प्रपत्र होता है जिसमें साझेदारों के दायित्व तथा कर्तव्यों का उल्लेख होता है कि भाई किस साझेदार को क्या करना है। साथ में अधिकारों का भी उल्लेख होता है कि किस साझेदार को क्या अधिकार है ना। तो ये साझेदारी सल्लेख वो होता है। इसके अलावा साझेदारी सल्लेख में, अब अगर आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो साझेदारों के बीच में, तो इसमें क्या क्या आप लिखेंगे, है ना। नंबर एक आप लिखेंगे, इसमें दो तरह की बातें आप शामिल करेंगे, सामान्य बातें और अकाउंट्स लेखा संबंधित बातें। तो सामान्य बातें मतलब, अब जब 2-3 पार्टनर बनेंगे तो सामान्य बातें मतलब भाई फॉर्म का नाम क्या है, पता क्या है, वो लिखना पड़ेगा। साझेदारों के नाम पते लिखने पड़ेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट फॉर्म की प्रकृति, मतलब किस तरह की फॉर्म है। सीमा, किस तरह का व्यापार करती है। साझेदारों के कर्तव्य, कौन क्या करेगा, ये सब सामान्य बातें आपको साझेदारी सल्लेख में लिखना आवश्यक है। लेखा संबंधी बातें करूं तो अब ये जो साझेदार होंगे
जैसे ए बी है, तो इनके बीच में लाभ हानि अनुपात क्या होगा? 2:1 है, बराबर है, क्या है ना? तो लाभ हानि अनुपात की बात कही जाएगी, साझेदारों की पूंजी की बात कही जाएगी, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की बात कही जाएगी। इन सब का कैलकुलेशन देखेंगे अपन। साझेदार कितना आहरण कर सकते हैं, फर्म से पैसा निकाल सकते हैं, आहरण पर ब्याज कितना लगेगा, पारिश्रमिक मतलब यदि कोई साझेदार फर्म को सेवा देता है तो उसके बदले में उसको कितना वेतन कमीशन क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये सब बातें कही गई है। अब देखिए साझेदारी सल्लेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा साझेदारी सल्लेख के कंटेंट क्या क्या बातें शामिल की जाती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनता है वहां पर। और अब जो हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बिल्कुल मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसके चांसेस 80 से 90% है ना। तो अब यहां पर समझ लेते हैं कि साझेदारी सल्लेख के अभाव में कौन से नियम लागू होते हैं। पहले इसका मतलब बता दूं मैं। मान लिया जाए ए बी सी 3 साझेदार है। अब इन्होंने अनुबंध तो बनाया, पर कौन सा बनाया? मौखिक, कि भाई बोल के समझ लिए कि तुम इतना बांट लेना, तुम इतना बांट लेना। फिर इनमें अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, वाद विवाद हो जाता है, तो उस पर कौन से नियम लागू होंगे? वहां कौन बोलेगा आकर बीच में? वहां नियम लागू होंगे साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 9 से 17 के। धारा 9 से 17 के नियम लागू होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर अनुबंध नहीं होता है तो साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 9 से 17 काम करती है। इस धारा के अनुसार इनके बीच में क्या कि भैया लाभ हानि आपको बराबर बराबर बांटना है, कोई झगड़ा नहीं। पारिश्रमिक नहीं, यदि कोई साझेदार फर्म के लिए काम करता भी है तो उसको कोई सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, है ना। अगर साझेदार फर्म से आहरण करते हैं, फर्म से आहरण मतलब क्या होता है? फर्म से पैसा निकालते हैं, ये फर्म, ये पार्टनर फर्म से पैसा निकालते हैं, तो इस पैसे पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। आहरण पर, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर ए और बी ने मान लो 20,000 10,000 पूंजी लगाई है तो इनको पूंजी पर ब्याज बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। और अगर ऐसा प्रावधान है, साझेदारी सल्लेख बोलता है कि भैया पूंजी पर ब्याज दो, तो ऐसा ब्याज भी केवल लाभों में से दिया जाएगा, हानि हुई तो नहीं दिया जाएगा। हालांकि पूंजी पर ब्याज को अपन आगे पूरा पढ़ने वाले। साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज 6% प्रतिवर्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकलता है यहां से क्या कि अगर ये फर्म है, इसने पार्टनर को फर्म है और पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया मान लो 10,000। कब दिया? मान लो 1 जुलाई को दिया, है ना, और साल खत्म होता है 31 दिसंबर। अब पार्टनर ने फर्म को अगर लोन दिया है, इस पे कुछ भी नहीं बोला है कि कितना प्रतिशत ब्याज है, नहीं, अब नहीं बोला तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। साझेदारी सल्लेख अगर नहीं भी है तो भी आपको साझेदार ने जो फर्म को लोन दिया है उस पर 6% प्रतिवर्ष के हिसाब से लोन देना। प्रतिवर्ष भी लिखा ना, इसका मतलब ये जो 10,000 आपने लोन दिया है फर्म को, उस पर आप महीने कैलकुलेट करके, दिसंबर को खत्म हो रहा है साल, जुलाई से कितने महीने होते हैं? 6 महीने होते हैं, तो ये 10,000 लिया, इस पर 6% की दर से 6 महीने का ब्याज दे दीजिए, है ना, तो आपका ब्याज हो जाएगा 300 रुपए। तो जब साझेदारी सल्लेख में कुछ नहीं बोला हो पार्टनर के लोन के लिए, तो भी आपको 6% प्रतिवर्ष भी लिखना, ऑब्जेक्टिव में प्रतिवर्ष भी लिखना पड़ेगा आपको, अन्यथा नंबर कट सकता है। व्यवसाय संचालन का अधिकार सभी को। अब साझेदार जो मतलब कि जो व्यवसाय करेंगे उसमें सभी को अधिकार प्राप्त होगा कि कौन व्यापार चला रहा है, कौन नहीं, सभी साझेदार व्यापार चला सकते हैं। उसके अलावा प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकें देखने व उनकी प्रति रखने का अधिकार है ना। मान लिया जाए ए बी सी डी है, अब ये चारों मिलकर फर्म के अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, फर्म के अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, है ना, कि भाई कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्या है, और इनकी एक कॉपी भी अपने पास रख सकते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों, हम पूंजी खातों के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। हमने साझेदारी में क्या सल्लेख क्या होता है ये सभी पढ़ा। अभी हम पढ़ते हैं कि साझेदार अगर पूंजी खाते मेंटेन करते हैं तो वो किस किस प्रकार के
कर सकते हैं। ठीक है, तो पूंजी खातों के प्रकार देखो, पूंजी खाते आपको पता ही है दो तरह के होते हैं, स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता। तो जब भी आप अंतर लिखेंगे एग्जाम में, जब अंतर लिखे तो ऐसा नहीं कि जैसे ये स्थायी पूंजी खाता लिख रहे तो स्थायी पूंजी खाता लिख के 1 2 3 4 5 आपने पॉइंट लिख दिए और फिर बाद में परिवर्तनशील पूंजी खाता लिख के 1 2 3 4 5 ऐसे थ्योरी टाइप लिख दिया, है ना, स्टेटमेंट टाइप। ऐसा नहीं होगा, आपको क्या करना है कि ऐसे फॉर्मेट में अंतर लिखना है। फॉर्मेट में मतलब अंतर का आधार, स्थायी पूंजी खाता, परिवर्तनशील पूंजी खाता, ऐसे आपको लिखना है, इससे नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। तो अंतर की बात कर लेते हैं। नंबर 1, पूंजी की प्रकृति, है ना। स्थायी पूंजी खाते में प्रायः स्थायी पूंजी होती है। प्रतिवर्ष कौन सी पूंजी रहती है? स्थायी रहती है, मतलब बदलती नहीं है। परिवर्तनशील पूंजी खाते की ऑब्वियसली प्रतिवर्ष बदलेगी। पूंजी में परिवर्तन किस कारण? नई पूंजी के लाने से, अतिरिक्त पूंजी के ले जाने से पूंजी में परिवर्तन होता है। और यहाँ सभी आयगत मदों के द्वारा, आयगत मदे मतलब कि भाई आपका जो सैलरी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, प्रॉफिट लॉस, सबकी वजह से चेंज हो जाएगा। मदे पूंजी शेष, एक तो बैलेंस ऑफ कैपिटल, उसके अलावा नई पूंजी या तो पूंजी शेष, नई पूंजी और पूंजी का आहरण, कुल मिलाकर पूंजी संबंधित सारी मदे लिखी जाएगी। इसमें पूंजी शेष, पूंजी पर ब्याज, लाभ, वेतन, आहरण, सभी तरह की मदे लिखी जाएगी। खातों की संख्या, यहां पर स्थायी पूंजी खाता में, है ना, एक पूंजी खाता आप अलग बनाएंगे और चालू खाता आप अलग बनाएंगे। पूंजी खाते में साझेदारों की पूंजी संबंधित चीजें लिखेंगे और चालू खाते में उसको साझेदारी फॉर्म से मिलने वाले वेतन, लाभ, है ना, वेतन, लाभ, कमीशन, इन सब की गणना आप करेंगे, इन सबको आप रिकॉर्ड करेंगे। और परिवर्तनशील पूंजी खाते में साझेदार से संबंधित सभी अमाउंट उसी कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 4 या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। अगर 2 नंबर में भी पूछा जाए तो आप 2 अंतर लिख दीजिए। ठीक है, पूंजी पर ब्याज की गणना, एक और ऐसा क्वेश्चन जो 1 नंबर में, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। और अगर नहीं भी पूछा गया तो कोई भी इस चैप्टर का आप न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आपको इस चीज को सीखना पड़ेगा ही, इस चीज की आवश्यकता लगेगी ही सही। अब पूंजी पर ब्याज के पहले मैं थ्योरेटिकल बता दूं कि इसके क्या क्या प्रावधान होते हैं, क्या क्या रूल होते हैं। पूंजी पर ब्याज की गणना प्रारंभिक पूंजी पर की जाएगी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साझेदारी सल्लेख में उल्लेख होने पर ही दिया जाएगा। यदि साझेदारी सल्लेख पूंजी पर ब्याज के लिए नहीं बोलेगा तो आप नहीं दे सकते, और अगर बोला भी है तो केवल लाभों में से दिया जाएगा, है ना। नंबर 3, यदि पूंजी पर ब्याज लाभ पर प्रभार हो, ये इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिएगा, लाभ पर प्रभार। लाभ पर प्रभार मतलब कि ये जब होता है पूंजी पर ब्याज तो चाहे फर्म को लॉस हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, पूंजी पर ब्याज प्रॉपर मिलेगा, उतना ही दिया जाएगा। प्रतिवर्ष होने पर जितने समय पूंजी प्रयोग हुआ है उतने ही समय पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। रेट में अगर प्रतिवर्ष है, जैसे इसको समझ लेते हैं, है ना। अब मान लिया जाए कि ए ने 50,000 रुपए पूंजी लगाई, कब लगाई? 1 जनवरी को, और बी ने 50,000 रुपए पूंजी लगाई 1 जुलाई को। ठीक है, ये साल की शुरुआत में लगी और ये साल के मध्य में लगी। अगर मैं मान लूं कि 31 दिसंबर क्लोजिंग है तो, है ना। अगर पूंजी पर ब्याज 10% मिलता है और प्रतिवर्ष नहीं है तो इसकी पूंजी पर भी 5,000 ब्याज लगेगा और इसकी पूंजी पर भी 5,000 ब्याज लगेगा। यदि पूंजी पर ब्याज 10% में प्रति वर्ष है तो फिर इस पर पूरे साल का ब्याज लगेगा, है ना, 5,000, और इस पर 6 महीने का ब्याज लगेगा, कितना? 2,500 रुपए। तो जब प्रतिवर्ष होता है तो आप मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो ये पूंजी पर ब्याज के प्रावधान है। इसके कैलकुलेशन के लिए मैंने उदाहरण लिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, छोटे क्वेश्चन में भी और बड़े क्वेश्चन में भी। देखिए उदाहरण पर गौर करते हैं अपन। उदाहरण में लिया है ए तथा बी 2:3 में साझेदार है। कौन? ए और बी, जिनकी पूंजी क्रमशः 60,000 और 40,000 है। ए बी का आहरण 4,000 2,000 है। वैसे पूंजी पर ब्याज की गणना कर रहे हैं, आहरण की आवश्यकता नहीं लगेगी, फिर मैंने ले लिया इसमें। तो साझेदारों की पूंजी कितनी है? 60-40। ठीक है, अब बटने वाले लाभ की गणना कीजिए। और आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि भैया इनका रेशो क्या है? इनका रेशो है 2:3, और पूंजी क्या है? ए की है 60 और बी की है 40। अब वो बोल रहा है साझेदारी सल्लेख में पूंजी पर ब्याज के लिए प्रावधान नहीं है। और मैं एक और चीज जोड़ देता हूं, फर्म का लाभ 6,000 रुपए है। कितना है?
6,000 रुपए। अब पूंजी पर ब्याज तो देना ही नहीं है, फिर भी 6,000 प्रॉफिट है, अब पूंजी पर ब्याज नहीं देना है तो आपको आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट करना नहीं है। तो अगर मैं यहाँ P&L अकाउंट आपको बताऊं तो देखो ये हो गया आपका प्रॉफिट कितना, बाय बैलेंस भी लिख सकते हो और बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो 6,000। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है ही नहीं, तो ये 6 का 6,000 कहां बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या किया हमने, पूंजी पर ब्याज का प्रावधान नहीं था तो डायरेक्ट 6,000 बांट दिया। 6,000 को आप बांट दो 2:3 में 5, ए को मिलेगा 2,400 रुपए और बी को मिलेगा 3,600 रुपए। ये इनके बीच में लाभ मैंने बांट दिया। देखो अगर पूंजी पर ब्याज नहीं है रेट तो भी आप क्वेश्चन को वही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसने आपसे पूछा था लाभ कितना मिलेगा, पूंजी पर ब्याज कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला था उसने, है ना। इसलिए अगर आप बोल दे कि पूंजी पर ब्याज दिया ही नहीं जाएगा तो आपका आंसर पूरा नहीं होता है, क्योंकि उसने क्या बोला था, लाभ कितना बटेगा वो कैलकुलेट करो। दूसरी कंडीशन, साझेदारी सलेख में, एक्चुअली साझेदारी सलेख में पूंजी पर 6% प्रतिवर्ष का प्रावधान है, पूंजी पर 6% प्रतिवर्ष का प्रावधान है तथा वर्ष में 6,000 की हानि हुई। अब एक चीज हमने वहां पर नियम में पढ़ी थी, क्या नियम में पढ़ी थी कि अगर प्रावधान है भी सही तो भी लाभों में से ही दिया जाएगा, और यहां क्या हो रहा है, 6,000 रुपए की हानि हो रही है तो पूंजी पर ब्याज आप नहीं दे सकते, नहीं दिया जाएगा। और 6,000 की हानि जो है इसको भी 2:3 में बांट दो। तो ए को अभी अभी हमने बांटा था 2,400 रुपए और बी को 3,600 रुपए मिलेगा, लेकिन ये क्या मिलेगा, हानि मिलेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साझेदारी सल्लेख में पूंजी पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज का प्रावधान है तथा वर्ष का लाभ 8,000 है। आराम से दीजिए, पूंजी पर ब्याज है, प्रावधान है, पूंजी देख लेते हैं कितनी है, 60,000 ए की है और बी की है 40,000। कितना ब्याज देना है आपको, 6%, तो 6% दे दो 60,000 पे 3,600 रुपए होता है, और 40,000 पे 6% 2,400 रुपए होता है। टोटल पूंजी पर ब्याज कितना देना है आपको, 6,000 रुपए। आपके पास लाभ कितना है, लाभ है आपके पास 8,000, ठीक है। तो लाभ में से आप पूंजी पर ब्याज दे दो, बचा कितना लाभ, 2,000, इसको आप 2:3 में बांट दो, क्योंकि लाभ उसने पूछा था पूंजी पर ब्याज कितना है, तो ये लो भैया कैलकुलेट कर दिया ए बी का, और उसने बोला लाभ कितना बटेगा, क्योंकि फाइनली तो उसने यही पूछा था, तो इसको लाभ बांट दो, है ना। तो ए का लाभ हो जाएगा 800 और बी का लाभ हो जाएगा 1,200, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन में। आगे बोला है साझेदारी सल्लेख में 6% प्रतिवर्ष के लिए प्रावधान है तथा फर्म का लाभ 3,000 रुपए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूंजी पर ब्याज के लिए स्टेप। अब इसको मैं आपको P&L अप्रोप्रिएशन के हिसाब से बताता हूं, साझेदारी नियोजन खाते के हिसाब से, लाभ हानि नियोजन खाते के हिसाब से आपको बताता हूं। देखिए ये लाभ हानि नियोजन खाता मैंने बनाया है। आप सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं, बाय बैलेंस। अब लाभ कितना है, यहाँ पर 3,000 है, लाभ होता है तो इधर लिखते हैं, हानि होती है तो उधर लिखते हैं, ये सामान्य सी बात है, आप जानते होंगे। और अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन कितना रहा है, ए बी का अभी अभी हमने 60-40 पे कैलकुलेट किया था, 60-40 पे 6% से इसका बना था 3,600 रुपए, इसका बना था 2,400 रुपए, ठीक है, सॉरी 2,400 इसका बना था, तो 3,600 ए का 2,400 बी का, कुल मिलाकर 6,000 रुपए पूंजी पर ब्याज बनता है। 6,000 रुपए पूंजी पर ब्याज बनता है और लाभ कितना है आपके पास, 3,000। अगर आप पूरा पूंजी पर ब्याज दे देंगे तो आपको लॉस हो जाएगा, है ना। अगर पूंजी पर ब्याज दे दिया जाए तो बैलेंस इधर का निकलेगा और वो क्या होगा आपके लिए, लॉस। तो ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि साझेदारी सल्लेख में क्या था, यदि पूंजी पर ब्याज दिया भी जाएगा तो लाभों में से ही दिया जाएगा, मतलब आप कहां तक पूंजी पर ब्याज दे सकते हो, 3,000। तो इसको इस रेशियो में, इनके पूंजी के अनुपात में या पूंजी के ब्याज के अनुपात में इस अवेलेबल लाभ को आप बांट दीजिए। देखो पूंजी पर जो पूंजी का अनुपात है आपका वो कितना है, 3:2, तो इसको आप 3-2 में बांट दीजिए, 5×5 = 30, 6×3 = 1,800 रुपए तो ए का ले लीजिए और 1,200 रुपए बी का। ये आपने क्या किया, ये आपने पूंजी पर ब्याज दिया है। तो एक कंक्लूजन सुनिए यहां पर, यदि पूंजी पर ब्याज देना है, साझेदारी सल्लेख में उल्लेख है, पर आपके पास
है ना, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो आप इनसफिशिएंट प्रॉफिट को, मतलब उचित लाभ नहीं है तो उचित जितना भी लाभ है आपके पास उसी को उनके पूंजी अनुपात में बांट दीजिए, ये हो जाएगा कैलकुलेशन। लास्ट स्टेप है इसकी, साझेदारी सल्लेख में पूंजी पर 6% प्रतिवर्ष के लिए प्रावधान है, फर्म का लाभ 3000 रुपए तथा पूंजी पर ब्याज लाभ के लिए प्रभार है। अब की बार क्या है, पूंजी पर ब्याज लाभ के लिए प्रभार है, वही P&L अप्रोप्रिएशन बना रहा हूं मैं, है ना। ये 3000 लाभ दिया हुआ है आपको बाय बैलेंस, और 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A 3600, B 2400, है ना, 6000 बनता है। अब आप अगर इसको दे देंगे तो लॉस हो जाएगा 3000, तो होने दो ना, उसने बोला है कि लाभ पर प्रभार है। जब ये लाइन बोल दी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में A B में बस लॉस बांट दो। इनका लॉस बांटेंगे तो किस रेशो में बटेगा, P&L रेशो में, ये लो, है ना। तो इसको बढ़ जाएगा 1200 रुपए, इसको बढ़ जाएगा 1800, ये है इनका लॉस और ये है इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दोस्तों यहां हमने पूंजी पर ब्याज की सारी स्टेप सीखी कि अगर अलग अलग कंडीशन में उसके लिए जो स्टेप दे रखी हो तो क्या करेंगे। आहरण पर ब्याज जो कि 2 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में या अगर अलग अलग स्टेप करके पूछे तो 4 नंबर में भी पूछ सकता है। कहा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना पूंजी पर ब्याज था उतना ही आहरण पर ब्याज भी है। इसके लिए आहरण पर ब्याज क्या होता है इसकी जानकारी आपको होगी, क्योंकि हम एग्जाम पर्पस से पढ़ रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है। आहरण पर ब्याज, गोपाल एक फर्म में साझेदार है तथा साझेदारी सल्लेख में 12% प्रतिवर्ष भी है, ध्यान रखिएगा। आहरण पर ब्याज का प्रावधान है। आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए, ठीक है। अब नंबर 1 बात नोट करनी है कि 12%, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नोट करनी है कि प्रतिवर्ष भी लिखा है ना। आहरण पर ब्याज कैलकुलेट कीजिए। नंबर 1 यहां पर क्या दिया है, बस संपूर्ण वर्ष में 6000 रुपए आहरण करता है, कोई डेट नहीं दी है ना, कि 1 जुलाई को करता है कि 1 फरवरी को करता है। तो जब कोई साल भर का आहरण की पता नहीं आपको डेट कि कब किया, खाली दे दिया साल भर के अंदर भैया 6000 रुपए आहरण किया है, कब किया हमें नहीं पता, यहां डेट दी नहीं है। तो आपको एक चेक करनी है चीज कि इसके जो ये आहरण पर ब्याज की दर है इसमें प्रतिवर्ष है कि नहीं है। अगर प्रतिवर्ष है तो आप 6 महीने का ब्याज दीजिए। इट मींस आप क्या करेंगे, 6000 रुपए टोटल, इसके अलावा कितना प्रतिशत बोला है, 12%, और इस पर 6 मंथली दे दीजिए। 6 मंथली क्यों देंगे, 1 मिनट के लिए मैं समझा देता हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मैंने एक फाइनेंशियल ईयर लिया है। अब आपको पता नहीं है कि आहरण यहां किया, यहां किया, यहां किया या यहां किया, है ना, या यहां किया, तो आप इस पे 12 महीने का ब्याज दें कि 1 महीने का दें कि 3 महीने का दें, कुछ पता नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, एवरेज कर लेते हैं। तो एवरेज कितना निकल के आता है 12 महीने का, 6 निकल के आता है। तो बस इसको काट दीजिए, है ना, 6, 360 रुपए आपका ब्याज हो जाता है। तो जब प्रतिशत में प्रतिवर्ष लिखा है तो आपको क्या करना है, इसमें 6 महीने का ब्याज देना है। वह संपूर्ण वर्ष में 6000 का आहरण करता है और ब्याज, आहरण पर ब्याज की दर में प्रतिवर्ष नहीं है। तो प्रतिवर्ष नहीं है तो हम क्या करेंगे, 6000 12% और पूरे साल का दे देंगे, बस और कुछ नहीं करना है, ये होगा 720। तो जब आहरण पर ब्याज की दर में प्रतिवर्ष है तो 6 महीने दे दो, एवरेज ब्याज दे दो, और नहीं है तो पूरे साल का दे दो। प्रत्येक माह के प्रारंभ में 400 रुपए आहरण करता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके सामने एक कैलेंडर है ना। अब वो क्या कह रहा है, हर महीने की पहली तारीख को, हर नए महीने के आरंभ में वो आहरण करता है। तो कितने बार आहरण किया साल में, 12 बार, है ना। और कब किया, 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को। तो इसके लिए एवरेज का रूल आपको पता होगा कि पहली आहरण के बाद कितना समय बचा, 12 महीने, और आखिरी आहरण के बाद कितना समय बचा, 1 महीने बटे 2, है ना, 13/2, मतलब 6.5 महीने का आप ब्याज लगाएंगे इसके ऊपर। अब देखो 400 रुपए 1 महीने का आहरण है तो 12 महीने का हो जाएगा 4800 के ऊपर 12%, और वो भी कितने महीने का, 6.5 के हिसाब से आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहां पर आपको आहरण पर ब्याज मिल जाएगा। तो दोस्तों जब प्रत्येक माह वो आहरण करता है तो आपको क्या करना है,
मंथ कैलकुलेशन करना है। अगर प्रारंभ में करता है तो कितना मंथ निकलेगा उसका 6.5। अगर हम आगे बढ़े तो वह प्रत्येक माह के अंत में 400 रुपए आहरण करता है ना। प्रत्येक माह के अंत में कितना आहरण करता है 400 रुपए। अब की बार माह के अंत में कर रहा है तो मैं यहां से आपको बता दूं, देखो माह के अंत में मतलब कि माह के अंत में मतलब जनवरी में भी लास्ट, फरवरी में भी लास्ट, है ना। तो पहली ड्राइंग को कितने महीने हुए, यहां से गिनो आप, पहली ड्राइंग को 11 महीने हुए और आखिरी ड्राइंग कहां होगी यहां, तो आखिरी ड्राइंग को कितना, एक भी महीना नहीं रहा। तो अब 11/2 माने कि 5.5। तो अगर वो वर्ष के अंत, हर महीने के अंत में आपको ड्राइंग कर रहा है तो पूरी ड्राइंग, टोटल ड्राइंग तो हो गई 4800 रुपए, इस पर 12% के हिसाब से और वो भी 5.5 के हिसाब से, है ना, ये कट जाएगा और आपको आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है कि मंथ कैलकुलेशन है इसमें। आगे बढ़ते हैं। यदि वो प्रत्येक माह के मध्य में आहरण करता है ना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि मध्य में मतलब, देखो मध्य में मतलब 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, ऐसे और क्या। तो इसमें मंथ कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहली ड्राइंग के बाद देखो 11 तो ये टोटल मंथ बच रहे हैं और आधा ये मतलब 11.5 मंथ बच रहे हैं, प्लस आखिरी ड्राइंग कहां करेगा वो दिसंबर आधे में, तो कितना महीना बच रहा है 0.5/2, 12/2 मतलब कि 6। तो यहां पर एक कंक्लूजन दे दूं मैं, यदि माह के प्रारंभ में करेगा तो 6.5, मध्य में करेगा तो 6, अंत में करेगा तो 5.5, ये याद रख लीजिए आप बस। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक तिमाही के आरंभ में, अब तिमाही मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो 3 महीने की जो एक अवधि होती है उसको हम तिमाही कहते हैं। तो प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में करेगा तो नंबर 1, 2, 3, 4 बार उसने आहरण किया, 1000 यहां पर, 1000 यहां पर, 1000 यहां पर और 1000 यहां पर, तो 4 बार उसने आहरण किया, है ना। तो अब पहले आहरण को कितना टाइम हुआ 12 महीने, प्लस आखिरी आहरण कहां करेगा वो यहां पर, तो कितने महीने बचे हैं 3 महीने, मतलब पहले आहरण के बाद बचा हुआ समय प्लस आखिरी आहरण के बाद बचा हुआ समय बटे 2, तो 15/2 आ गया। तो कितने 7.5 महीने के हिसाब से लगा दो इसके ऊपर। तो अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि 1000 रुपए उसने साल में 4 बार ड्राइंग किया है, मतलब 4000 इंटू 12/100, है ना, दर, और कितने मंथ के हिसाब से लगाना है 7.5 के हिसाब से, ये लगा दीजिए, आपका आहरण पर ब्याज आ जाएगा। अगर प्रत्येक तिमाही के अंत में करेगा, है ना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। अब प्रत्येक माह के अंत में तो तिमाही, पहली तिमाही के बाद कितना समय बचा 9, प्लस आखिरी आहरण करेगा वो आखिरी तिमाही के अंत में कितना बचा समय 0/2 बराबर कितना आ रहा है 4.5। तो 4000, क्योंकि 1000 इंटू 4 12/100 इंटू 4.5 के हिसाब से बस ये कैलकुलेट कर दीजिए। और अगर तिमाही के मध्य में करेगा तो यहां मैं समझा देता हूं कि मध्य में मतलब यहां किया, यहां किया, यहां, तो इसके बाद कितने मंथ बच रहे हैं देखो 10 तो ये और आधा ये 10.5 प्लस आखिरी उसने ड्राइंग कहां की यहां, तो कितना बच रहा है 1.5 डिवाइड बाय 2, तो 12/2 मतलब कि 6 महीने के हिसाब से। तो आप कैलकुलेट कर देंगे 4000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, मतलब अगर तिमाही का कैलकुलेशन है और प्रारंभ में किया तो 7.5, मध्य में किया तो 6 और अंत में किया तो 4.5, 1.5 का अंतर आ जाएगा बस। तो यहां पर हमने ये सीखा आहरण पर ब्याज का कैलकुलेशन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा पुस्तकें बंद होने के पश्चात समायोजन। इसका अर्थ क्या होता है, मतलब ये है कि जब पार्टनरशिप फर्म ने अपनी बैलेंस शीट, P&L वगैरह सब बना लिया, लेकिन उसके बाद वो पार्टनरशिप डीड मतलब कि साझेदारी
संलेख की कुछ बातें भूल गया हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, तो उन सबको करने के लिए ये एडजस्टमेंट किए जाते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल सेट किया है मैंने, उसको देखते हैं। राम तथा श्याम एक फर्म में साझेदार है जिनकी पूंजी क्रमशः 20,000 रुपए व 10,000 रुपए है तथा लाभालाभ अनुपात कितना है, 3:2 है। उनका वार्षिक आहरण भी 4,000 2,000 रहा। निम्न परिस्थितियों में पुस्तकें बंद होने के पश्चात क्या प्रविष्टि की जाएगी। देखिए एग्जाम्पल से बहुत जल्दी हम समझ पाएंगे। पहली परिस्थिति है, पहली कंडीशन है कि साझेदारी संलेख में 6% प्रति वर्ष, इस पर ध्यान दीजिएगा, प्रति वर्ष पूंजी पर ब्याज का प्रावधान था परंतु नहीं दिया गया, है ना। पूंजी पर ब्याज देना था पर नहीं दिया गया। तो इसका कॉन्सेप्ट तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही होंगे। मैं डायरेक्ट ट्रीटमेंट पे आता हूं कि जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाते हो तो आपको क्या लेना है। देखो ये राम रहा, ये श्याम रहा, है ना। अब जो चीज भूले हैं उसको पहले लिखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट, ये क्रेडिट लिखा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, देखो 20,000 राम की कैपिटल है, 10,000 श्याम की कैपिटल है, ठीक है। इसके हिसाब से 6%, तो राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है 1200 और श्याम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है 600, और एक ले लीजिए टोटल, टोटल कितनी आ जाएगी इनकी 1800, है ना। अब आपको क्या करना है कि जो पैसा इनको आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में जाना था, अगर ये नहीं देंगे तो बिजनेस का खर्चा है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में नहीं देंगे तो वो इनके P&L में चला जाएगा, है ना। तो यहां हम P&L को कर देंगे डेबिट। तो 1800 रुपए को आपको, 1800 रुपए को इनके P&L रेशियो में, P&L रेशियो क्या था इनका P&L रेशियो था 3:2, बस इसमें बांट देना है। तो P&L रेशियो में 3:2 में आपको ये 1800 बांट देना है। तो ये 360 रुपए के हिसाब से 1080 तो राम का बनता है, ठीक है, और 720 श्याम का बनता है। इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था इसको 1200 रुपए, खाते में जाने थे इसके 1200, लेकिन खाते में कितने गए इसके 1080 रुपए। तो 120 रुपए का जो फर्क नजर आ रहा है। अब ये क्रेडिट डेबिट के हिसाब से देखो, क्रेडिट का ज्यादा है, डेबिट का कम है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, क्रेडिट। यहां पर क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा है, तो 120 को क्या लिखेंगे अपन, डेबिट। तो एंट्री बनेगी श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और 120, इसका मतलब श्याम की कैपिटल हमने डेबिट कर दी है और राम की कैपिटल हमने क्रेडिट कर दी है, इससे पैसा लेके इसको दे दिया है। तो पास्ट एडजस्टमेंट में अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाए तो आपको क्या करना है कि पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, उसके बाद उसी का टोटल करके उसको P&L रेशियो में बांट देना है। P&L रेशियो में बांटने के पश्चात उसका कंपैरिजन कर लो कि क्रेडिट का बच रहा है, डेबिट का बच रहा है, उस हिसाब से एंट्री हो जाएगी। अगर इसी चीज में आप पास्ट एडजस्टमेंट में ही आप आहरण भूल जाए तो क्या करना है, साझेदारी संलेख में आहरण पर 12% प्रतिवर्ष ब्याज का प्रावधान था। कितना प्रतिशत, 12%, और प्रतिवर्ष है तो आपको आहरण पर ब्याज कैलकुलेट करना आता है। अभी अभी हमने देखा था कि यदि प्रतिवर्ष हो तो 6 महीने के हिसाब से ब्याज लगता है। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाते तो राम और श्याम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होता। देखिए ड्राइंग इनका 4,000 2,000 था क्वेश्चन के हिसाब से, ये क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन में 4,000 और 2,000 इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा था। तो इस हिसाब से इन पर ब्याज अगर 12% लगाया जाए तो ये रहा 4,000 पर 12%, और वो भी 6 मंथ का, 6 महीने का, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 240 रुपए। तो अगर राम का ब्याज देखें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो 240 होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल में क्या होता है, डेबिट, तो ये डेबिट। तो अगर 4,000 का 12% 6 महीने का 240 आया है तो 2,000 का इसका आधा अमाउंट ये कितना आएगा 120। चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी 120 ही आएगा। देखिए एक बार कर लेते हैं कि ये 2,000 रुपए रहे, इसके ऊपर 12% और 6 महीने का, तो ये कट्टा ये और 6 दूनी 12, 120 रुपए आ जाता है, ठीक है। अब आपको क्या कर रहे हैं, अब ले लेना है आपको टोटल ले लेना है आपको। टोटल कितनी हो जाएगी 360 रुपए। तो अब इसको भी आपको P&L में बांट देना है, लेकिन अब की बार P&L क्या होगा, क्रेडिट। अगर ऊपर वाली चीज डेबिट है तो नीचे वाले P&L को आपको करना पड़ेगा क्रेडिट। तो 360 को आपको वही 3 2 में बांटना है।
72 72 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 210 और 216 रुपए होता है, ठीक है। और 72 दूना 144 रुपए ये होता है। तो फर्क कितना नजर आ रहा है, देखो डेबिट का 240 और क्रेडिट का 216, तो बचता है डेबिट का 24 रुपए। किसका बचता है, डेबिट का 24 रुपए बचता है। और 120 और 144, 120 है डेबिट का, 144 है क्रेडिट का, तो बचता है 24 रुपए क्रेडिट का। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि एंट्री क्या बनेगी, अब डेबिट कौन है, राम, तो एंट्री बनेगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल 24 से और 24 से, ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी। अगर आप पूंजी पर ब्याज 10% देना था और 9% दिया, साझेदारी संलग्न में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% प्रतिवर्ष का प्रावधान था, परंतु 9% प्रतिवर्ष के आधार पर गणना की गई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको देखो भैया 10 देना था लेकिन आपने 9 दिया, इसका मतलब आप 1% भूले। गलती किसकी हुई है, 1% की। तो वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूलने वाली चीज लगा दो आप, राम और श्याम, राम श्याम की कैपिटल थी 20 तो 20,000 पे 10, 20,000 पे 1% होता है 200 और 10,000 पे 1% होता है 100, और टोटल कर लीजिए, टोटल होती है 300। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होता है ना, ये क्रेडिट लिखा, बस टोटल को अपने क्या करना है, P&L, और ये क्रेडिट है तो P&L को क्या रखना है, डेबिट। तो 300 को आप बांट दीजिए 3-2 में, ठीक है, 3-2 में बांट देते हैं 300 को, ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 120। बस कंपैरिजन कर लेते हैं, देखो क्रेडिट का 200, डेबिट का 180, 20 बचता है और वो भी बचता है क्रेडिट का, क्रेडिट का 100 और डेबिट का 120, तो 20 बचता है डेबिट का। तो एंट्री बन जाएगी यहाँ पर श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, है ना, और ये रहा आपका 20 और ये रहा आपका 20। तो दोस्तों यहाँ पर अगली स्टेप पे चलते हैं हम। फर्म का लाभ हुआ 5,000 रुपए, जिसे साझेदारी में बराबर बांट दिया गया। अब क्वेश्चन में अगर देखें तो राम श्याम का रेशो 2 था, वो 3-2, लेकिन गलती क्या हुई, उसको बराबर बराबर बांट दिया गया। तो अगर हम राम श्याम की बात करें, ठीक है, तो राम श्याम, ये एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, राम श्याम, जो गलती हुई, जो होना था उसको ऊपर रखें, क्या होना था, P&L बटना था, तो जो करना था ना उसको तो सीधा रखो। क्या प्रॉफिट अगर बढ़ता तो क्या होता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता, और बढ़ता कितना प्रॉफिट बढ़ता, 5,000, तो 5,000 अगर सही बढ़ता है ना, तो किस रेशियो में बढ़ता, 3-2 में, 3-2 में बढ़ता तो राम को मिलता 3 और श्याम को मिलता 2। लेकिन गलती क्या हुई है कि वही P&L, अब जो देखो मैंने क्या बोला था कि ऊपर जो चीज है, जो करना था आपको वो तो सीधा रहेगा, सीधा मतलब कि P&L क्रेडिट होता है तो क्रेडिट ही रहेगा, और उसके अगेंस्ट P&L डेबिट हो जाएगा। अभी हमने IOC को क्रेडिट करके नीचे P&L डेबिट किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट करके नीचे P&L क्रेडिट किया, तो जिस रेशो में P&L को बांटना था उसको तो क्रेडिट करो, और जिस रेशो में बढ़ गया है गलती से उसको क्या करो, डेबिट करो। तो किस रेशो में बढ़ गया है, 1:1, कितना प्रॉफिट है, 5,000, 5,000 अगर बराबर बराबर बढ़ गया है तो 2,500 इसको आ गया, 2,500 इसको आ गया। अब देखो क्रेडिट का 3, डेबिट का 2,500, तो 500 बचा, किस चीज का बचा, 500 बचा है आपका क्रेडिट का, और डेबिट क्रेडिट का 2,000, 2,500 डेबिट का, तो डेबिट बचा है 500। तो इसके एंट्री हिसाब से एंट्री बन जाएगी श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, 500 और 500। तो अगर आप प्रॉफिट भूल जाए या प्रॉफिट गलती से गलत रेशो में दे दे तो ये ट्रीटमेंट होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली स्टेप पर आते हैं। हमारी अगली स्टेप रहेगी साझेदारों को न्यूनतम लाभ की गारंटी। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये इंडिविजुअली भी आपको 2 नंबर या 4 नंबर में आ सकती है और क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया मैंने, एक्स तथा वाई फर्म में साझेदार है 2:3 में, जेड फर्म में 1/4 के लिए भाग में प्रवेश करता है। एक्स तथा वाई, यहाँ पढ़ने की आवश्यकता आपको ये है कि एक्स तथा वाई जेड को गारंटी देते हैं कि उसे 50,000 रुपए से कम लाभ प्राप्त नहीं होगा, कि फर्म में आप आ रहे हो ना तो आपको लॉस नहीं होगा, कम से कम 50,000 तो प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। फर्म का कुल लाभ हुआ है 1,60,000, साझेदारों के लाभ की गणना कीजिए। अब देखो बहुत आसान सी स्टेप है कि आपको करना क्या है, फर्म का लाभ हुआ, फर्म्स
प्रॉफिट। फॉर्म का लाभ कितना हुआ है? रुपए 1,60,000, है ना। अब Z आएगा तो Z को क्या कमिटमेंट किया है उन्होंने कि भैया 1/4 आपको मिलेगा, तो 1/4 आप ले लीजिए। तो 1/4 मतलब कितना मिलता है? 40,000 रुपए। 40,000 रुपए बनता है इसका, लेकिन उसको गारंटी क्या दी थी कि आपको 50,000 से कम नहीं मिलेगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट तो इसको आ रहा है 40,000, और गारंटी प्रॉफिट कितना है इसका? 50,000। तो ये जो 10,000 रुपए की कमी है ना, ये है लाभ में कमी, जिसको हम डेफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। तो इसको कौन पूरा करेगा? इसको x तथा y पूरा करेंगे। तो x तथा y पूरा करेंगे तो x तथा y का लाभ तो ले लो आप, ये रहे x y z। अब देखो प्रॉफिट था 1,60,000, उसमें से 40,000 तो z को चला गया, बचा कितना? ये 40,000 दे दिया, तो बचा है 1,20 बचा। तो इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था 2:3, है ना। इनका प्रॉफिट लॉस रेशियो था 2:3। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में, हाँ 2:3 था। तो 2:3 में इसको अगर हम बांटे 5, तो इसको x को बनता है 48,000, ठीक है। x का बनता है 48,000 रुपए प्रॉफिट, और इसका बनता है 72,000। अब देखिए इसको कमी है 50,000 की, मतलब ये तो बोलता है भैया मुझे तो 10,000 और लाके दो, अब तू दे कोई मतलब नहीं है। तो कमिटमेंट किसने किया था? x और y ने। तो इस लॉस को भी पूरा कैसे करेंगे? ये दोनों ही करेंगे, लेकिन लॉस भी किस रेशियो में पूरा करेंगे? देखो प्रॉफिट जब 2:3 में बांटा, तो इस डिफिशियंसी को भी ये 2:3 में ही पूरा करेंगे। तो 2:3 में मैं 10,000 को बांटूं तो 4,000 x देगा और 6,000 y देगा। तो फिर x का प्रॉफिट बचेगा 44,000 और y का प्रॉफिट जो बचेगा वो बचेगा 66,000। तो इस तरह से इनके लाभ की गणना हम कर सकते हैं। तो दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इस चैप्टर की और भी स्टेप, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी, ये समझने के बाद हम इस चैप्टर का एक पूरा क्वेश्चन लेंगे जिसमें मैं आपको P&L अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। तो ऊपर जो हमने स्टेप समझी है उन सबका समावेश इस क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कमल तथा विमल, ठीक है। कमल तथा विमल एक फॉर्म में 3:2 में साझेदार है, 3:2 में, जिनकी पूंजी क्रमशः 1,00,000 रुपए तथा 80,000 रुपए है। साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों को पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। कमल को 400 रुपए प्रति माह तथा विमल को 4,000 रुपए प्रति वर्ष वेतन पाने का अधिकार है, ठीक है। अब किस किस चीज की इंफॉर्मेशन मिली? पूंजी पर ब्याज की, वेतन की, और कमल विमल का आहरण दिया हुआ है 5,000 4,000, जिस पर की 8% प्रतिवर्ष दिया है ब्याज का प्रावधान है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 8%। मैनेजर को शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन ऐसे कमीशन को काटने के पश्चात प्राप्त करने का अधिकार है ना। नंबर 1 बात क्या की गई है? शुद्ध लाभ पर। नंबर 2 ऐसे कमीशन को काटने के पश्चात। शुद्ध लाभ दिया है आपको 88,000 बोला है। P&L अप्रोप्रिएशन, लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए और साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपन लाभ हानि नियोजन खाता। उसके लिए जो पहले कैलकुलेशन है, इनिशियल कैलकुलेशन, वो करते हैं। मतलब पहले अपने को वर्किंग नोट बना लेने चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज इस्तेमाल हो रही है, देन हम P&L अप्रोप्रिएशन बना लेंगे। वर्किंग नोट में देखो सबसे पहले मैनेजर जो होता है वो हमारे लिए एक एक्सटर्नल पार्टी, बाहरी व्यक्ति होता है। तो उसको जो दी जाने वाली कमीशन है उसकी गणना कर लेते हैं। मैनेजर की कमीशन की गणना, है ना, मैनेजर कमीशन, इसका सूत्र तो मेरे हिसाब से सूत्र कोई चीज होता नहीं है, उसको आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? कंडीशन के हिसाब से। उसने बोला नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन को काटने के पश्चात। तो जब काटने के पश्चात बोलता है तो आपको क्या करना है? जैसे नेट प्रॉफिट है उसका कितना % लगाना है, उसके बटे में 100 के साथ उसकी रेट भी रख दो। मतलब जैसे ये नेट प्रॉफिट है आपका 88,000 और रेट क्या है कमीशन की? कमीशन की रेट है 10%, तो ये 10% बटे में 100 प्लस 10 भी रख दो आप, है ना। तो ये हो जाएगा 88,000 इंटू 10/110, तो आपका कमीशन आ जाएगा 8,000 रुपए। तो ये मैनेजर को कमीशन। इसके बाद हम गणना कर लेते हैं पूंजी पर ब्याज की। पूंजी पर ब्याज की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस का? कमल का, विमल का। कमल की कैपिटल आपको पता है 1,00,000 रुपए और पूंजी पर ब्याज दिया जाना है
कितना प्रतिशत? 10%। ये देखिए क्वेश्चन से चेक कर लेते हैं। पूंजी पर ब्याज की गणना है 10% के हिसाब से, और कमल की कैपिटल है 1 लाख रुपए और विमल की कैपिटल है 80,000 रुपए। तो अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10%, 1 लाख का 10% 10,000 हो जाएगा, और विमल का 80,000 का 10% हो जाएगा 8,000। वेतन की गणना कर लेते हैं। वेतन कमल को जो है 400 रुपए प्रति माह वेतन मिल रहा है। 400 रुपए प्रति माह मतलब हो गया 4800। विमल का वेतन तो प्रतिवर्ष दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, देखो आहरण पर ब्याज जो है उसमें आपको बोला हुआ था कि 8% प्रतिवर्ष, 8% प्रतिवर्ष बोला था ना। तो आहरण कितना है कमल का? कमल का आहरण है देखो 5,000, तो 5,000 पे 8%, और वो भी प्रतिवर्ष है तो 6/12। देखो तो 5,000 का 8% निकालो, है ना। 400 पूरे साल का, तो आधे साल का कितना होगा? 200। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ 200, और 4,000 का 8%, है ना, और वो भी 6 महीने का। तो देखो 4,000 का 8% निकाल लो पहले, कितना होता है? 320, और आधे साल का कितना होगा? तो बटे 2 या 6/12 कर लो, एक ही बात है, 160। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका हुआ 200 और इसका हुआ 160। तो ये क्वेश्चन में काम में आने वाली सारी चीजें हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। अब हम बना लेते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट बिल्कुल आसान है, फॉर्मेट में इसमें लफड़ा है नहीं। पर्टिकुलर अमाउंट, है ना। इसमें डेट का कॉलम नहीं होता क्योंकि हम वर्ष के अंत में बना रहे हैं, है ना, इसलिए। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट लिख लेते हैं। बाय बैलेंस भी लिख सकते हो, बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो। आपके पास 88,000 है। उसके बाद जो बिजनेस के लिए खर्चा, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए खर्चा होगा वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और फॉर्म के लिए जो इनकम होगी वो क्रेडिट साइड में। मैनेजर को कमीशन दिया, फॉर्म के लिए खर्चा। पार्टनर को कोई भी सैलरी, वेतन, कुछ भी जो सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये दिया, ये भी फॉर्म के लिए खर्चा। तो सबसे पहले इधर लिख लेते हैं मैनेजर कमीशन। कितना कैलकुलेट किया था हमने? 8,000। उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कमल का, विमल का हमने कैलकुलेट किया हुआ है 10,000, 8,000, है ना। दोनों टोटल कर लो, कितना हो गया? 18,000। इसके बाद इनको दे रहे हैं अपन, क्या दे रहे हैं? सैलरी। तो कमल विमल की सैलरी 4800 इसकी थी और 4,000 इसकी थी, टोटल करके 88 बाहर आ जाएगा। ये तो वो अमाउंट था जो पार्टनर को मिला है। अब पार्टनर क्या देगा फर्म को? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कमल और विमल, कमल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा 200 और विमल देगा 160। इस प्रकार टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाता है आपका 88,360। बैलेंस लगा लेते हैं। बैलेंस करेंगे तो ये टोटल बड़ी नजर आ रही है 88,360, है ना। और 88,360 में से अब ये टोटल, इधर की टोटल जो हो रही है 818 और 34,800 हो रहा है। 34,800 इधर की टोटल हो रहा है। तो 88,360 में से हम 34,800 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 53,560। अब कमल का और विमल का प्रॉफिट आप यही डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 53,560 को आप 3:2 में डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो 5 1 0,712 10,712 के हिसाब से अब इसको तीसरा पार्ट इसको मिल जाएगा, है ना। तीसरा पार्ट इसको मिल जाएगा। तो इसका होता है 32,136 रुपए, और इसका हो जाएगा 10,000 के हिसाब से 21,424। ये प्रॉफिट हमने दोनों में बांट दिया। इसके हिसाब से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। देखिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, जब आपके पास दो पार्टनर है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मतलब अमाउंट के भी दो कॉलम बन जाएंगे। इसमें भी आपको खास ध्यान रखना है कि डेबिट में कौन सी चीजें और क्रेडिट में कौन सी चीजें लिखी जाती हैं। तो डेबिट में ये पार्टनर की तरफ से बना रहे हैं, तो डेबिट में अगर पार्टनर को पैसा फर्म से मिलेगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, और पार्टनर फर्म को पैसा देगा तो किधर लिखेंगे? डेबिट में। जैसे इनकी कैपिटल, सबसे पहले तो हम बाय बैलेंस लिख लेते हैं, ब्रॉट डाउन। कितना है इनका कैपिटल? 1,80,000। अब पार्टनर को जो भी फर्म से मिलेगा वो इस साइड, क्योंकि कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल लायबिलिटी है, बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट। अब क्या क्या मिल रहा है इसको? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा इसका 10,000, 8,000, ठीक है। अब देखिए ये फर्म बना रही है पार्टनर का अकाउंट, इसलिए पार्टनर को मिलेगा तो क्रेडिट, तो
मैनेजर कमीशन तो इनको मिल नहीं सकता क्योंकि तो मैनेजर के पास जाएगा, मैनेजर तो पार्टनर है नहीं। सैलरी इसको हो जाएगी 4800 और इसको हो जाएगी 4000। और क्या मिला इनको? प्रॉफिट मिला, P&L एप्रोप्रिएशन, है ना, 32 कितना मिला था? 32,136 और 21,424 इसको प्रॉफिट मिल गया। अब देखिए इधर क्या लिखना है हमें? 2 ड्रॉइंग्स। देखो जो ड्राइंग क्या होता है, पार्टनर ने फर्म से लिया हुआ अमाउंट है तो इसको लौटाना पड़ेगा, तो 5000 और 4000 तो ये ड्राइंग आ गई। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा इसका 200 और 160। तो अब हम लगा लेते हैं इसका बैलेंस के लिए दोनों का अलग अलग बैलेंस लगाना पड़ेगा हमको। और टोटल इधर की बड़ी दिखाई दे रही है हमें, तो 1,30,40 1,46,936 इधर की टोटल दिखाई दे रही है। और इधर की टोटल में करूं तो 1,00,000 तो ये हो गया 1,08,000 1,12,000 1,13,424। मैं इधर लगा रहा हूं इसकी टोटल 1,13,424, मैंने नीचे नहीं लिखा, सॉरी ऊपर लिख रहा हूं 1,46,936 और 1,13,424। इस हिसाब से हम जो इनका बैलेंस लगाएंगे वो होगा बैलेंस कैरिड डाउन। मतलब साल के आखिरी में जो बैलेंस बचेगा। इनकी कैपिटल शुरुआत में कितनी थी? इनकी कैपिटल थी शुरुआत में 1,00,000, है ना, और इसकी कैपिटल थी 80,000, जो सारे एडजस्टमेंट जोड़ने के बाद कितनी हो गई है अब देख लेते हैं अपन। तो 1,46,936 में से 1,41 बचा, 1,41,736 इसका बच जाता है। और 1,13,924 में से ये बच जाएगा हमारे पास 1,09,264 रुपए। ये हमारा बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट P&L अप्रोप्रिएशन बनाया और इस चैप्टर से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को हमने बारी बारी करके पढ़ा। मुझे लगता है इस चैप्टर के लगभग सारे कॉन्सेप्ट हमने टच किए, है ना। तो एग्जाम से पहले ये वीडियो अगर आप देखकर जाते हैं तो काफी कम समय में आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू।